अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा बेटा, अब दो ऑप्शन है। आप कहते हैं तो इस तरह से मैं इधर सॉल्व करवाता जाऊंगा, ये स्टेटमेंट आपके सामने होगी। दूसरी ऑप्शन है मैं व्हाइट बोर्ड पे कर देता हूँ। अब आपको नहीं यहाँ से नजर आ रहा है, साथ साथ मैं सॉल्व करता जाऊंगा ना। उस दिन मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ था, तो आप जिस तरह से कन्वीनियंट है मुझे बता दें, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आपको करूँ। एक एक एमसीक्यू को एक्सप्लेन कर देता बेटा। ऐसे ठीक है? मोस्टली जी सर। बच्चों का तो मैसेज आया ठीक है। चलें ठीक है बेटा, फिर मैं कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ना आसान हो। अच्छा, सबसे पहले बेटा, इन इन द गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एन आर टी, द वैल्यू ऑफ एन वुड बी डिपेंड। जी जी सर आज हमारा टेस्ट बहुत लेट आया था तो हमने सॉल्व नहीं किया। मुबारक हो, सॉल्व भी नहीं किया आज। चलें अभी फिर साथ साथ सॉल्व भी कीजिएगा, जरा बताइए भी कर। तो कितने बजे टेस्ट आया था बेटा आप लोगों का? सर मैंने भी आपसे यही बात करनी थी कि टेस्ट किसी भी टाइम पे आ जाता है और लेक्चर का टाइम भी फिर अक्सर साथ ही हो जाता है। आज तकरीबन 9 बजे आया था और लेक्चर भी उसी टाइम था बायो का, तो हम लोग इसी तरह से सॉल्व नहीं कर पाते थे। ठीक है, कल से इंशाल्लाह बेटा आपको 7:45 इंशाल्लाह रेगुलर टेस्ट की टाइमिंग ही 7:45 से 7:45 से 7:50 के दरमियान आपको टेस्ट आ जाया करेगा इंशाल्लाह, लाजमी। ठीक है, मैं खुद उसकी जिम्मेदारी ले लेता हूँ, सारे टेस्ट आप, ताकि आपको परेशानी ठीक ना है हो। सर। अच्छा चलें, आज के लिए फिर गुजारा कर लें। ठीक है, तो बेटा पहला है, इन द गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एन आर टी, द वैल्यू ऑफ एन वुड बी डिपेंड ओनली ऑन। ए ऑप्शन है नेचर ऑफ गैस, बी ऑप्शन है बेटा प्रेशर ऑफ गैस, सी ऑप्शन है टेम्परेचर ऑफ गैस, और डी ऑप्शन है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन है बेटा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। क्यों ये करेक्ट ऑप्शन है जी, उसकी बेटा आप रीजन सुन लें। एक बेटा होल्ड कीजिएगा जरा 2-3 मिनट, क्योंकि मैं इसका ना जरा बड़ा प्रिंट निकाल लेता हूँ ताकि आपको जरा आसानी से जूम होके समझ आ जाए, और उसके बाद जो है वो हम कर लेते हैं। तो 5 मिनट तक मुझे टाइम दें जरा। ठीक है बेटा, मैं ये देख रहा हूँ ये ओके वर्ड छोटे सर। छोटे लिखे दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ 5 मिनट्स, कोई नहीं, मैं काम आज यही है, हो जाएगा। मैं आपको जी सर, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे नहीं, 25। सॉरी बेटा, आपको इसी से गुजारा करना पड़ेगा। वो कंपोजर जो है वो जुमा पढ़ने चले गए हैं, तो इस वजह से मैं इसको वैसे कोशिश करता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। ऑप्शन ये क्लियर नज़र आ रहा होगा अब आपको। जी सर। अच्छा जी, चलें। अच्छा, इन दी गैस, तो इसमें बेटा डेल्टा ऑप्शन था। क्यों डेल्टा ऑप्शन है बेटा? जब भी आप आर के यूनिट्स लिखते हो तो वो आपके पास एस टी पे सिस्टम इंटरनेशनल इस तरह से आप लिख रहे होते हैं। तो आर की वैल्यू जो है वो अगर 0.0821 लेते हो तो उसके लिए यूनिट्स लिखना पड़ते हैं एटीएम डीएम क्यू पर मोल पर केल्विन। और अगर आप सिस्टम इंटरनेशनल में देखते हो तो 8.314। तो ये जो आर के यूनिट्स हैं 8.314 यूज करने हैं या 0.0821, ये डिपेंड कर रहा होता है बेटा आपके पास इनके यूनिट्स के ऊपर। एटीएम डीएम क्यू पर मोल पर केल्विन, या यहाँ पे आपके पास, सॉरी मैं रिवर्स लिख किया हूँ, ये इसके रिलेटिव यूनिट है। और 8.314 कब होते हैं बेटा? जूल पर मोल पर केल्विन। तो इसका मतलब है आर की वैल्यू बेटा किस पे डिपेंड करेगी? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। क्लियर है बेटा?
सेकेंड वन 20 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस वेट अबाउट। अच्छा, ये बड़ा आपके पास क्वेश्चन जो है वो कह लें कि बाद बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होगा, बाद बच्चों के लिए बड़ा आसान है। बेटा 20 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस वेट अबाउट, क्या ऑप्शन होने चाहिए पहले आप मुझे बताएं। बेटा कॉमन सेंस थोड़ी सी यूज करनी है। अगर 22.414 हो तो वेट होगा 2 ग्राम, मीन के ये 1 मोल के इक्वल होगा। ऐसे ही है बेटा। अब उसने बात की है 20, यानी कि ये डीएम क्यूब किसको रिप्रेजेंट करता है, ये लीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर वो 22 के लिए 2 ग्राम है तो 20 के लिए लेस देन 2 ग्राम ही होगा, और इन चारों ऑप्शन में लेस देन 2 ग्राम ये वाली वैल्यू है। देखिए बगैर कैलकुलेशन किए मैंने आंसर निकाल लिया। कैलकुलेशन में आपने 25-30 सेकंड क्यों जाया करने। पॉइंट क्लियर हुआ है बेटा। देखिए ना 20 लीटर हाइड्रोजन गैस का वो वेट पूछ रहा है, तो स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड हमारे पास ये है कि 22.414 कोई भी आइडियल गैस है तो उसका 1 मोल के इक्वल यानी कि 2 ग्राम के इक्वल होगा। तो वो आपके पास 22.414 2 ग्राम, तो अगर 20 के लिए तो वो लेस देन 2, और लेस देन 2 इनमें से एक ही वैल्यू है, वो है बीटा ऑप्शन। अदरवाइज कैलकुलेशन करनी है तो वो इस तरह से कर लें 22.414 2 ग्राम, 1 के लिए 2/22.414, 20 के लिए 20 से मल्टीप्लाई करें तो वो 1.8 निकलेगा। तो ये वाली कैलकुलेशन से अगर आप करना चाहते हैं वो कर लें। शॉर्टकट ये है कि वो भाई 22.414 के लिए 2 ग्राम है तो 20 के लिए लेस देन 2 वो 1.8। उसके बाद बेटा द इक्वेशन ऑफ स्टेट corresponding टू द 8 ग्राम ऑफ O2, 8 ग्राम O2 ले लिया बेटा। तो आप देख लें ये फार्मूला पीवी इक्वल टू जनरल गैस मैस ओवर मोलर मैस आरटी, मैस 8 ग्राम O2 का 32, तो वो बेटा 8 4 द 32 पीवी आरटी बाई 4, तो पीवी आरटी बाई 4 वो ये चार्ली ऑप्शन आपके पास आ गया। उसके बाद आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो जनरल पास्टुलेट्स हैं वो आपने पढ़े हुए हैं और वो आपको याद नहीं होने चाहिए। व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड दे लूज एनर्जी। आपके पास जो नॉट करेक्ट था ये है आपके पास, आपने पढ़ा हुआ है कि जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन है वो इलास्टिक होती है और इलास्टिक में एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहती है, इसलिए ये आपके पास पास्टुलेट गलत होगा कि लूज एनर्जी नहीं होता, यहाँ पे कांस्टेंट एनर्जी होता है, क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस ये आइडियल केस के लिए। उसके बाद गैसेस बिकम आइडियल। बेटा आइडियल कब होती हैं, मैंने एक सादा सी बात बताई है, आइडियल का मतलब है नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब किसी भी किस्म की कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो हम कहते हैं ये आइडियल हो। तो बेटा नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होती है, जब आपके पास लो प्रेशर मॉलिक्यूल दूर दूर हो, तो मॉलिक्यूल्स को दूर करने के लिए प्रेशर को कम और हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा, और एनर्जी ज्यादा होगी, दूर दूर होंगे, आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होंगी, तो आइडियल। तो उसके रिलेटिव लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वन है जी, सर दोबारा रिपीट कर दें लास्ट 5 वाला। अच्छा मैं दोबारा बता दूं बेटा, गैस आइडियल उसने पूछा है। आइडियल कोई गैस कब होती है, जब उसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बेटा आप चाहते हो दो मॉलिक्यूल है उनमें किसी किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो, तो पहला पॉइंट होगा उन्हें दूर दूर रखना पड़ेगा। तो दूर दूर कैसे रखेंगे, आप उनमें प्रेशर कम से कम कर दें, जब प्रेशर ही नहीं होगा मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे। दूसरी बात उनका टेम्परेचर ज्यादा कर दें, एनर्जी ज्यादा होगी, ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेंगे, दूर दूर जाएंगे। तो बेटा मैंने कहा कि आइडियल के लिए क्या जरूरी है, लो प्रेशर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, ये बता। उसके बाद द प्रेशर ऑफ रियल गैस इज लेस देन दैट ऑफ आइडियल गैस। क्यों, जो रियल गैस होती है उसका जो प्रेशर होता है वो रियल गैस से कम होता है। उसके लिए बेटा ये मैंने इक्वेशन बताई है, आइडियल गैस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, तो जो एक ही ओरिजिनल फोर्स होगी वो इसी से आके वेसल के जो वॉल से टकराएगा। लेकिन अगर वो रियल गैस है तो एक ही बी के साथ कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और बी से इस तरफ खींचेगा, तो जिसकी वजह से ये अपनी ओरिजिनल फोर्स के साथ टकराएगा नहीं। पॉइंट समझ आ रहा है बेटा। मैं इसको ऐसे भी समझाया करता हूँ कि बेटा अगर एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 100 है और वो आइडियल है तो वो 100 के साथ इधर टकराएगा,
लेकिन अगर ये नॉन आइडियल यानी रियल है और बी की 10 है तो 10 इस तरफ खींचेगा तो ये 100 के साथ नहीं, ये 90 के साथ टकराएगा। तो फिर बेटा आपको ये वाली फोर्स ये ऐड करना पड़ती थी इस फोर्स में जब आप उसको कैलकुलेट करते थे, तो P प्लस ए एन स्केयर ओवर वी स्केयर बन जाता था फार्मूला। तो भाई आपके पास रियल की अट्रैक्शन क्यों कम हो जाती है? क्योंकि उनमें कौन सी टर्म होती है जी? इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है। क्लियर हो रहा है पॉइंट बेटा? सर रिपीट कर दें। मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, जो आइडियल होगी उसमें कोई फोर्स अट्रैक्शन नहीं होगी, तो वो जितनी फोर्स इसके पास है पोटेंशियल है उसी के साथ जाके वाल से टकराएगा। मतलब 100 है तो 100 से ही टकरा देगा। लेकिन अगर रियल गैस है तो उसको नेबर से अट्रैक्शन मिल रही है, तो बेटा यहाँ पे अगर इसकी 100 जूल है और ये इसे 10 जूल के साथ इस तरफ खींच रहा है, तो ये इधर कितनी फोर्स के साथ टकराएगा आके? 90 के साथ। तो उसकी फोर्स अट्रैक्शन क्या हो गई है? कम हो गई है। तो कम होने की वजह क्या है? नेबर की इंटरेक्शन। तो क्वेश्चन ये था, द प्रेशर ऑफ रियल गैस इज लेस देन दैट ऑफ आइडियल गैस। तो भाई आइडियल 100 ही ऐड कर रही है, जो रियल होगी वो 90 ऐड कर रही है। वो 90 क्यों है? क्योंकि नेबर उसे अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है बेटा? अच्छा जी, उसके बाद द प्रेशर ऑफ रियल गैस, सॉरी ये कर लिया हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर एन आइडियल गैस? आइडियल गैस के लिए इन चारों एक्सप्रेशन में से कौन सा एक्सप्रेशन वैलिड था? तो इसमें बेटा डेल्टा ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन क्यों नहीं? वो पी वी होता है, पी टी नहीं होता। उसने पी टी लिखा हुआ तो ये गलत है। और ये बीटा क्यों नहीं? बेटा वो P1V1 होता है, ये P1V2 लिखा हुआ है इक्वल टू V1P2, वो गलत है। और C क्यों नहीं है? वो होता है V1/T1 इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। तो पहली बात, ये तीनों गलत हैं, तो ऑटोमेटिकली डेल्टा ठीक हो जाएगा। चूज द बेस्ट ऑप्शन। एक ये है। नहीं सर हमें करके बता दें जरा, तो यहाँ पे सॉल्व भी कर देता हूँ। तो बेटा अगर आपको याद हो PV इक्वल टू NRT होता है। अब आप R को सेपरेट कर ले, तो PV ओवर NT। और N से क्या मुराद होता है बेटा? N से, इसको जरा समझिएगा। PV, N से मुराद होता है मैस ओवर मोलर मैस, और TS। मोलर मैस किसी भी गैस का कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट वैल्यू को मैं इधर लिख सकता हूँ। तो आपके पास क्या बन जाएगा? RM, ये दोनों कांस्टेंट है। T, अब जरा गौर कीजिएगा, M/V T। ये V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर आके डिवाइड बाय डिवाइड लिख सकता हूँ मैं इसको। तो ये M/V क्या हो जाएगा? D। तो P डिवाइडेड बाय D T, कैसे? P D T। ये आपके पास एक साइड की P1V, ये बन जाएगा P1 D1 T1। तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा? P2 D2 T2। लेकिन उसने एक्सप्रेशन इसको सिंप्लीफाई करके ये वाली चीज इधर लिखी है, ये इधर, और आपके पास क्या बना हुआ है? P1 D2 T2 इक्वल टू P2 D1 T1। और सो ये डेरिवेशन आपको समझ आ जाएगी बेटा। ये वाला हिस्सा ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को जब कंपेयर करेंगे तो P1 V1, ये M/V कैसे लिखा है? ये बात समझ आ रही है? PV मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई जो चीज होती है उसे मैं डिवाइड बाय डिवाइड करके लिख सकता हूँ। तो ये लिखा हुआ है। पहला, जब आपके पास शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है जो आपने जेन्युइन फार्मूले पढ़े हुए हैं, ये जनरल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू NRT, तो वो गलत है, PT लिखा हुआ था उसने। बॉयज लॉ के लिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2, वो भी गलत है। चार्ल्स लॉ V1/T1 इक्वल टू V2/T2, वो भी गलत है। तो अब आपके पास ये बचता है, यही करेक्ट ऑप्शन। डेरिवेशन अगर करनी है तो ये समझ लीजिएगा, ऑप्शो हो जाएगा आपका। अच्छा नेक्स्ट वन आपके पास है जी, विच गैस हैज सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन एज ऑफ CO2। तो बेटा डिफ्यूजन का मतलब होता है स्पीड, और जो स्पीड होती है वो मोलर मैसेज पे डिपेंड करती है। CO2 का मोलर मैस होता है 44। तो इन चारों में से ढूंढ लें कि इसका मोलर मैस 44 है, तो वो N2O का मोलर मैस 44 ग्राम पर मोल हो जाए। तो मैस सेम, स्पीड सेम, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। तो डेंसिटी का ताल्लुक मैस से ही होता है।
a real gas obeying van der Waal equation will resemblance ideal gas if, तो बेटा ये एक्सरसाइज में से मैंने लिया है, इफ बोथ ए एंड बी आर स्मॉल, क्योंकि ए एंड बी जो है वो रियल गैस कोफिशिएंट्स थे, ए अट्रैक्टिव कोफिशिएंट था, बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम था। तो बेटा जब ये दोनों फैक्टर्स को जीरो कर दूंगा तो आपकी रियल गैस इक्वेशन ही आइडियल गैस इक्वेशन बन जाएगी। वैसे रियल गैस इक्वेशन है क्या थी, पी ए एन स्केयर ओवर वी स्केयर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। अब बेटा अगर मैं ए फैक्टर को जीरो कर दूं, बी फैक्टर को जीरो कर दूं, तो ये पूरा फैक्टर भी जीरो, ये पूरा, तो पीवी इक्वल टू एन आर टी, तो वो आइडियल गैस इक्वेशन बन जाएगी। तो रियल गैस को आइडियल के लिए बनने के लिए क्या जरूरी है, ए मिनिमम हो। मिनिमम का मतलब अगर जीरो हो गया तो वो तो पीवी इक्वल टू एन आर टी हो, वही हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। ये रियल है, आइडियल कौन सी होती है, पीवी इक्वल टू एन आर टी। तो बेटा जब ये वाला फैक्टर अगर मैं जीरो कर देता हूँ ये भी, तो पीवी इक्वल टू एन आर टी, दोनों रिजेम्बलेंस हो जाएगी। अच्छा ये कुछ, क्योंकि बेटा चैप्टर का टेस्ट था तो ये चीजें वैसे शामिल नहीं है, तो बेसिक्स है, पहली दफा टेस्ट था तो ये मैंने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट सारे शामिल किए हुए हैं। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और नॉन कंप्रेसिबल वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज 4 टाइम्स देन दैट ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम। वो आप पढ़ते भी हो, वी बी जो है वो आपके पास 4 वीएम, वीएम से मुराद है एक्चुअल वॉल्यूम। आपको मैंने इसकी एग्जांपल अगर आपको याद हो तो बेटा मतलब मैं एक बात कहता होता हूँ कि भाई आपने कोई परिंदा रखना है घर में, तो जो परिंदे का वॉल्यूम होता है वो एक्चुअल वॉल्यूम, लेकिन जो जिस पिंजरे में रखना होता है आपने वो उसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, अवेलेबल वॉल्यूम होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई जितना परिंदा है उतना ही आप पिंजरा ले आओ, परिंदा मूव भी ना करे, जितनी वो एक्सेस कर सकता है वो उसका अवेलेबल वॉल्यूम होता है। इसी तरह क्लासरूम की बात करता हूँ कि बेटा ये जो आपके पास टीचर का जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उसका एक्चुअल वॉल्यूम है, लेकिन जिस आपके पास स्टेज पे वो मूव कर सक रहा होता है, जो स्टेज बनाया हुआ है वो उसका अवेलेबल वॉल्यूम होता है। वो राउंड अबाउट उसने लिखा है, जो बुक में है वो 4 टाइम्स होता है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट वन, the critical temperature of a gas is that above which a gas cannot be liquefied। इसमें बेटा चले अब क्रिटिकल टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आ गया तो सुन लें। क्रिटिकल टेम्परेचर, इससे ऊपर वो हमेशा गैस में रहेगी, नो मैटर हाउ मच प्रेशर इज अप्लाइड। इससे नीचे गैस, लिक्विड या सॉलिड सारी चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर या इससे ऊपर हमेशा वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी बेटा, गैस। जैसे पानी का क्रिटिकल टेम्परेचर 373 डिग्री सेल्सियस, वाटर है H2O, उसके लिए TC की वैल्यू मैं डिग्री सेल्सियस में लिख लेता हूँ, ये है। इससे क्या मुराद है, इससे ऊपर पानी हमेशा वेपर्स की फॉर्म में रहेगा, इससे नीचे वो लिक्विड भी है, गैस भी है, वेपर्स भी। वैसे नॉर्मली पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, उस पर वो बॉइल भी होना शुरू हो जाता है, लेकिन बाय अप्लाइंग प्रेशर उसको दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टेम्परेचर या इससे ऊपर हम वाटर को बाय अप्लाइंग प्रेशर लिक्विड में चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए बेटा फिर अबव विच इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय प्रेशर। उसके बाद आपके पास है जी, दिस सेट ऑफ कंडीशन प्रेजेंट इजीली वे टू लिक्विफाई अ गैस। गैस को लिक्विड में चेंज करना है, यानी कि गैस को नॉन आइडियल बनाना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करनी है। भाई आपने गैस है उसे लिक्विड में चेंज करना है, इसका मतलब क्या है, डेवलप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। करीब करीब लाओ। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, करीब करीब लाना पड़ेगा, यानी कि हाई प्रेशर करना पड़ेगा और उनकी एनर्जी को उन्हें कूल डाउन करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर करना पड़ेगा। तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगी। उसके बाद आपके पास है जी, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस आर केप्ट सेपरेट इन कंटेनर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन बेटा वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल्स की तादाद भी सेम होगी, एवोगैड्रोस लॉ। वॉल्यूम सेम, मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम।
क्या था जी, V1 इक्वल टू V2 देन N1 इक्वल टू N2, ये आपके पास सोल्यूशन आ जाए। उसके बाद एब्सोल्यूट जीरो, बेटा एब्सोल्यूट जीरो के रिलेटिव तीनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन चार्ली ऑप्शन उसने गलत प्रिंट आउट कर दिया था। -273 केल्विन नहीं होता, 0 केल्विन होता है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है। एब्सोल्यूट जीरो वो होता है जिससे पहले ही आपके पास वो लिक्विफाई हो जाती थी, मॉलिक्यूल की मोशन थी, जीरो हो जाती, रुक जाती है। और टेम्परेचर इज -273 डिग्री सेल्सियस, नॉट केल्विन। इसमें ये ख्याल रखना। अच्छा बेटा, उसके बाद द डेंसिटी ऑफ एयर वुड बी मैक्सिमम एट, आपने इनमें से बताना है डेंसिटी किस पे सबसे ज्यादा। कॉमन सेंस की बात है, वैल्यूज नहीं निकालनी होती बेटा। डेंसिटी दो चीजों पे डिपेंड कर रही है जो वेरिएबल है, एक प्रेशर और एक टेम्परेचर। प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के इनवर्सली। अब देख लें किसमें प्रेशर ज्यादा और टेम्परेचर कम, तो बेटा वो आपके पास ये वाली ऑप्शन 273, बाकी में भी 273 मीन टेम्परेचर उसने कांस्टेंट कर दिया। अब देख लें प्रेशर किसमें सबसे ज्यादा, प्रेशर इसमें सबसे ज्यादा, मैक्सिमम प्रेशर, हाई प्रेशर, तो डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी, वो फार्मूला लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद विच फॉर्म ऑफ मैटर इज हाईली कंप्रेसिबल, सिंपल गैस जैसे इजीली कंप्रेसिबल होती है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा जी, व्हेन गैसेस आर हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम। अच्छा ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब उसने टेम्परेचर दे दिया है डिग्री सेल्सियस, तो वो 20 से 40 हुआ, डबल हो गया, तो क्या वॉल्यूम भी डबल हो जाना चाहिए? नहीं, टेम्परेचर बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन डबल नहीं होगा। डबल किस वक्त होना चाहिए था? तो मैंने ऑप्शन लिखी है इंक्रीज बट डिफरेंट एक्सटेंट, डबल वाली ऑप्शन को नहीं मैंने क्लिक किया। क्यों, आप बताएं। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए प्रेशर अगर मतलब डिक्रीज हो जी तभी हम बेटा, वो तो कहते हैं। प्रेशर तो कांस्टेंट, प्रेशर को तो कांस्टेंट ही रखना है। मैं कह रहा हूँ आपने टेम्परेचर को डबल किया है, 20 से 40 किया है, तो मैंने यहाँ पे होना तो ये चाहिए था वॉल्यूम भी डबल हो जाए, लेकिन मैंने कहा वॉल्यूम डबल नहीं होगा, इंक्रीज जरूर होगा, टेम्परेचर बढ़ा है लेकिन डबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर टेम्परेचर केल्विन में है और 313/293 का आंसर 2 नहीं आएगा। गुड, शाबाश, वेरी गुड बेटा। ये टेम्परेचर दिया है सेल्सियस, सेल्सियस के लिए ये लॉ नहीं है, 50 लाख केल्विन स्केल के लिए। अब केल्विन में जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो वो आपके पास 2 के इक्वल नहीं आएगा, डबल नहीं होगा, लेकिन बढ़ जाएगा ग्रेटर देन 1, तो इंक्रीज जरूर होगा लेकिन डिफरेंट एक्सटेंट के साथ। हाँ, अगर मैं यही चीज ऐसे कहता 20 केल्विन से 40 केल्विन हो गया, के लिख देता, तो आप फिर आना था डबल, क्योंकि फिर वो लॉ एप्लीकेबल हो जाना था। अच्छा जी, होप सो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हीलियम एटम इज ट्वाइस टाइम हैवियर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 25 डिग्री सेल्सियस। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम एटम इज सेम एज दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्यों? क्योंकि बेटा काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक टेम्परेचर से है। टेम्परेचर की आपने एक डेफिनेशन ये भी पढ़ी थी, सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा टेम्परेचर वो कह रहा है सेम है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, मीथेन हो, कोई गैस हो, वो आपके पास उनका आप कह लें कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सेम, टेम्परेचर सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम। तो बीटा ऑप्शन आई। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई आपके पास एक दो गैसेज हैं, टेम्परेचर सेम रखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर एक की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, एक ज्यादा गर्म होगी, एक कम गर्म होगी। काइनेटिक एनर्जी यही है ना कि उसके अंदर मोशन, ऐसा नहीं होगा, तो दोनों सेम होगा जी। अच्छा, उसके बाद ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था जी। देर इज 10 लीटर, लीटर किसके यूनिट है, वॉल्यूम।
ऑफ गैस एट एसटीबी। एसटीबी से क्या मुराद है? टी 273 के, पी 180 एम। फॉलोइंग चेंजेस कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट। अब वी को आप चाहते हो कांस्टेंट रहे, तो बेटा ये मैंने पीवी इक्वल टू एनआरटी वी, ये 10 है तो 10 रहे, मैं जो भी है वो कांस्टेंट रहे। और वो किन चीजों को चेंज कर रहा है कि आपके पास ये कांस्टेंट है? पहली बात वो कहता है 273 केल्विन और 280 एम कर दो, तो बेटा ये आपके पास वी है, एन आर टी अवर पी। तो अगर तो ये स्टैंडर्ड को मैच करेंगे तो कांस्टेंट। अब वो कहता है बेटा मैं प्रेशर 2 कर देता हूँ, तो वॉल्यूम तो हाफ हो जाएगा, क्योंकि जो एसटीबी पे 10 लीटर है बेटा, तो वहां पे पी 1 था, अगर इसको 2 कर देता हूँ ये हाफ हो जाएगा। तो ये ए ऑप्शन नहीं थी। बी ऑप्शन 273 डिग्री सेल्सियस कर दो, यानी कि ये बन जाएगा 546 केल्विन, 546 केल्विन 280 है। अब बेटा ये पुट करते हैं, ये देखें एन वही, आर वही, 546 डिवाइडेड बाय 2, तो वो वही 273, तो वही कंडीशन हो गई जो एसटीबी वाली है। तो इस पे वी की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, तो ये आपकी बेस्ट ऑप्शन होगी। सवाल समझ आया कि नहीं? ये अच्छा सवाल है, नहीं समझ आएगा रिपीट करवा लेना बेटा। वो कह रहा है देयर इज अ वॉल्यूम ऑफ 10 सर लीटर। रिपीट कर दें। मैं रिपीट कर देता हूँ, देयर इज अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब है बेटा यहाँ पे आपने P1 और T273, यानी कि आपके पास, अब आप चाह रहे हैं कि कोई इन चारों ऑप्शन में से कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें T273 ही रहे और P1 ही रहे। उसके लिए ए ऑप्शन उसने दे दी 273 और 2, ये तो कंडीशन स्टैंडर्ड से वायलेट कर गया, तो ये आपके पास वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस मीन 273, ये ठीक है, लेकिन 080 एम ये भी स्टैंडर्ड से डेविएट कर गया, काम खराब हो गया। इस केस में 273 डिग्री सेल्सियस यानी कि 546 केल्विन और प्रेशर 280 एम कर दिया, ठीक है, टेम्परेचर डबल प्रेशर भी डबल, तो लेकिन उन दोनों को कट के दोबारा से वो 273 और 1 ही बन रहा है। ये 273 और नीचे पी की वैल्यू 1 ही बन रही है, तो ये स्टैंडर्ड को मैच कर गया। अगर ये कंडीशन रखेंगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो बीटा बन जाएगी। डेल्टा में क्या है, यहाँ पे भी तो 546 है बेटा, 546 का मतलब है इसमें 273 जमा और करो तो वो वैल्यू को बहुत बढ़ा देगा, प्रेशर भी मजीद कम। आप चाहते हो वी की वैल्यू कांस्टेंट रहे, वी को कांस्टेंट रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर डबल प्रेशर भी डबल, तो उससे फिर वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं? जी जरा बेटा मुझे बता दें, क्वेश्चन क्लियर हुआ है? यस सर। चलें ठीक है जी। उसके बाद बेटा आपके पास है, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जन आइडियल गैस इक्वेशन से लिया गया। इफ प्रेशर ऑफ अ गैस इज डबल, अब देखिए बेटा ये होता है P1 V1 ओवर T1 इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। अब वो कह रहा है प्रेशर इज डबल, मैंने P को 2P कर दिया जी। बाय कीपिंग द मोल्स कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज रेज टू 8 टाइम, और इसको 8 टाइम कर दिया, तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होगा, ये कट गया तो ये V की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर 4 तो ये 4 टाइम्स आ जाएगा। बेटा प्रेशर को डबल कर दो, टेम्परेचर को 8 टाइम्स कर दो, 2 4 था 8 और 4 इधर जाके मल्टीप्लाई, तो V का क्या आ जाएगा, जो भी V2 होगा वो उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है बेटा? मैं लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं कर रहा, लंबी कैलकुलेशन करना चाहता हूँ तो बेटा अगर P1 P है तो वो कहता है प्रेशर डबल हो गया, P2 2P हो गया जी, और T1 P है तो प्रेशर वो कहता है आपके पास टेम्परेचर 8 गुना बढ़ गया, 8T हो गया, तो V1 अगर V है तो V2 बताओ कितना होगा, वो ये क्वेश्चन कर रहा है बेटा, ये आपका क्वेश्चन है। तो प्रेशर डबल कर दिया, टेम्परेचर 8 गुना कर दिया, तो आपने वॉल्यूम बताना नया, तो आपके पास क्या फार्मूला होता है, P1 V1 ओवर T1 इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। अब PVT 2P V2 और 8T। अब बेटा ये देख लें, आप इसको कर लें, ये T से कट गया, P से कट गया, ये 4 तो ये इधर आ जाएगा 4V, V2 क्या आंसर आ जाएगा 4V।
शॉर्टकट उधर ही उसको सॉल्व कर लें। अच्छा जी, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है एट व्हाट डिग्री सेल्सियस, ये एक्सरसाइज का बेटा, एट व्हाट टेम्परेचर विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ इट्स सेल्फ व्हेन द प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। प्रेशर को कांस्टेंट, तो वो कहता है डिग्री सेल्सियस में जब मुझे टेम्परेचर बताना है कि अगर कोई वॉल्यूम है गैस का 0 पे है तो वो डबल हो जाए अपने ही वॉल्यूम का, इट सेल्फ का डबल हो जाए। तो 0 डिग्री सेल्सियस का क्या मतलब है, 273 केल्विन। तो अगर 273 केल्विन पे कोई टेम्परेचर है तो वो सॉरी वॉल्यूम है, तो कहता है किस टेम्परेचर पे वो डबल हो जाएगा, तो इसका डबल कर लें, वो हो जाएगा 546 केल्विन वॉल्यूम। लेकिन उसने केल्विन में नहीं पूछा, उसने डिग्री सेल्सियस पे पूछा, तो इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 273 डिग्री सेल्सियस। तो ये ऑप्शन है बेटा। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, एट व्हाट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, डबल ऑफ इटसेल्फ। डबल ऑफ इटसेल्फ हो गया, 0 को भूल जाए, जब आपने डबल करना है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लें, 273 वॉल्यूम को डबल किया तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा, 273 का डबल 546। ये मैं शॉर्टकट बता रहा होता हूँ आपको, और उसका सेल्सियस में चेंज कर लेते कुछ, पर नहीं समझ आया उसको ऐसे करना। बी टी शुरू में T1 0 डिग्री सेल्सियस, V1 V है और V2 कहता है 2V हो गया, और इसको पहले T1 273 केल्विन, तो T2 क्या होगा बेटा, इनिशियली T2 केल्विन में ही निकलेगा। फार्मूला क्या है, V1 ओवर आपके पास T1 इक्वल टू V2 ओवर T2। मैंने T2 निकालना है तो वो होगा V2 मल्टीप्लाई बाय T1 ओवर V1, V2 2V, T1 T, V1 V कट गया, और ये आ जाएगा 2T, और 2T क्या है 273, 546 केल्विन, 546 केल्विन। अब बेटा ये केल्विन में है, उसने डिग्री सेल्सियस में पूछा, तो डिग्री सेल्सियस का क्या फार्मूला होगा आपके पास, 546 माइनस 273, 273 डिग्री सेल्सियस, ये आपके पास है। उसके बाद आपके पास था जी डेंसिटी ऑफ नियॉन विल बी हाईएस्ट, वही बात मैक्सिमम कब, तो देख लें इनमें से जिसमें आपके पास वही कंडीशन, प्रेशर मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम। तो इसमें देख लें बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 280 है, तो प्रेशर ज्यादा है टेम्परेचर कम। एसटीपी पे बेटा प्रेशर 1 है, टेम्परेचर नो डाउट 273 है, जैसे ये है यहाँ पे 546 हो जाएगा और कम हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन ये होगी, तो जो टेम्परेचर मिनिमम प्रेशर मैक्सिमम, टेम्परेचर मिनिमम और प्रेशर मैक्सिमम के रिलेटिव ये वाली ऑप्शन है। सर डी भी तो वही है बेटा, डी ये ऑप्शन नहीं है, डी है 546 केल्विन 280 है, इसमें टेम्परेचर डबल हो गया हुआ है, डिग्री सेल्सियस ये भी डिग्री, आप देख लें ये वाली बेस्ट ऑप्शन। द करेक्ट विच ग्राफ इज करेक्ट फॉर अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बेटा ये डिग्री सेल्सियस में वो कहीं पीछे जाके मैच करेगा -273 पे, तो चार्ली ऑप्शन ये बेस्ट ऑप्शन होगी, वो 0 पे नहीं आएगा, ये वाली गलत है। इन दोनों में कंपैरिजन होना था, इनमें तो कंपैरिजन ही नहीं था, क्योंकि आपके पास V और T का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये तो कांस्टेंट बता रहा है, ये इनवर्स को बता रहा है, तो ये आपके पास इसमें से या इसमें से ये वाली क्यों बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि बेटा ये पीछे एक्सटेंड कर सकती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम 0 कभी भी नहीं होता। द टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन बेटा इसमें लंडन फोर्सेस होती है, क्यों, क्योंकि आयोडीन क्या है, नॉन पोलर है, और नॉन पोलर में लंडन फोर्सेस। डी बाई फोर्सेस किन में होती थी, आयन वर्सेस आपके पास डाइपोल, आपके पास और डाइपोल दोनों डाइपोल होते थे, दोनों पोलर होते थे।
अच्छा, उसके बाद आपके पास है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट। वेपर प्रेशर बेटा कांस्टेंट रहता है, मतलब किस चीज पे डिपेंड नहीं करता, बाय इंक्रीजिंग अमाउंट पे, वॉल्यूम पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता था। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, एक्सटर्नल प्रेशर पे भी करता है, फोर्स अट्रैक्शन पे भी करता है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता था। विच पेयर ऑफ सब्सटेंस डज नॉट हैव जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर? डेल्टा। मीथेन का सिंपल टेट्राहेड्रल होता है, इसका जॉइंट नहीं होता, बाकी सब में जॉइंट है। डायमंड आयोडीन, आयोडीन सोडियम क्लोराइड, डायमंड सिलिका, तो मीथेन और सिलिका ये आएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो उसकी ऑसिलेटरी मोशन बढ़ जाती थी, हिंडर्स करते थे। मेटल आयंस बिगम टू ऑसिलेट विच हिंडर्स द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अल्फा ऑप्शन बेटा। नॉट ऑल, कोई रिपल्शन और अट्रैक्शन का जिक्र नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ क्योंकि कंडक्टेंस का ताल्लुक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से। आपकी वो चीज जो फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में हिंड्रेंस कर देगी वो कंडक्टिविटी को कम कर देगी, तो वो अल्फा ऑप्शन। फिर आयोडीन, आयोडीन सटन इन सॉलिड आयोडीन, और अगर आपको याद हो ये 271 पिकोमीटर के राउंड अबाउट थी, और गैस में ये 169 पिकोमीटर के राउंड अबाउट, तो इसमें ज्यादा होती थी सॉलिड में। रीजन आपको बताई थी कि ये बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है, तो सॉलिड में क्यों करीब होते हैं, इनमें ये जो पोलैरिटीज आई होती हैं ये स्ट्रेच करती हैं, ये ऐसे अट्रैक्ट करती हैं, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है सॉलिड में। लार्ज बॉन्ड लेंथ इन सॉलिड। अच्छा, उसके बाद आपके पास है जी अ गैस वाज कंप्रेस टू हाफ इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या कर दिया आपने बेटा, हाफ, तो उसका टेम्परेचर केल्विन में भी कॉमन सेंस से हाफ हो गया होगा 303। तो कहता है ओरिजिनल टेम्परेचर क्या होगा, ओरिजिनल कॉमन सेंस 606। भाई इसको आपने आधा किया होगा तो वो भी आधा हो गया होगा, तो अगर वो कहता है ओरिजिनल वॉल्यूम पे जाना है, वापस जाना है, डबल करो हाफ का, तो टेम्परेचर भी डबल 606। उम्मीद करता हूँ बस, क्योंकि उसने बेटा केल्विन में कहा है तो हाफ हो गया, तो उसको मैं वापस करना चाहता हूँ तो उसको दोबारा डबल कर दो तो 606 हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वन है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट अबव 100 डिग्री सेल्सियस में बी बेटा ग्रेटर देन 760 मिलीमीटर, क्योंकि वेपर प्रेशर रिलेट कर रहा होता है एक्सटर्न आपके पास, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रिलेट कर रहा होता है एक्सटर्नल प्रेशर से। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जब हम 100 से बढ़ाएंगे तो वो प्रेशर भी जो है वो ग्रेटर देन 760 हो जाएगा, क्योंकि 100 के रिलेटिव 760 है mm ऑफ एच। तो अगर आप इसको प्लस में लेके जाएंगे तो ये भी ऐड होगा, तो वो 800 880 इस तरह से जाएगा, तो बढ़ जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। H2O is liquid at room temperature where H2S is gas because, तो हाइड्रोजन में, वाटर में क्या चीज अवेलेबल होती है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से बेटा ये लिक्विड में इसका बॉइलिंग पॉइंट बाकियों से ज्यादा है। ग्राफ में भी आपने बता दिया था इस तरह H2O और यहाँ पे H2O, ये क्यों था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह। When a liquid is evaporated, जब कोई लिक्विड एवेपोरेट होता है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड डिक्रीज, ये सही है क्योंकि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एस्केप हो जाते हैं। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीज, गलत, लिक्विड मॉलिक्यूल बिकम मोर एनर्जेटिक, नहीं जी वो तो अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं तो वो लेस एनर्जेटिक हो जाएंगे आपके पास, तो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड डिक्रीज आएगा। इसीलिए तो हम कहते हैं एवेपोरेशन काज कूलिंग, एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक में सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, कल हमने पढ़ा भी था। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रॉप्स, एक ही एलिमेंट की जब एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म होंगी तो वो आपके पास एलोट्रॉप्स, एलिमेंट के रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इफ हीट इज टू बी सप्लाइड कंटिन्यूसली द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट एज, तो बेटा उसमें आएगा जो आप फर्दर एनर्जी दे रहे होते हो वो क्या कर रहे होते हैं,
वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करके लीविंग द सरफेस ऑफ लिक्विड, वो लिक्विड बेटा जिसकी एनर्जी मैक्सिमम होती जाती है वो सरफेस पे आता है, स्केप हो जाता है। तो लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल फिर नीचे चले जाते हैं, वो भी इस तरह से हाई एनर्जी में कन्वर्ट होके चेंज होते रह जाते हैं। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बिकम कंटिन्यूसली लीविंग द सरफेस, तो जिसकी वजह से लिक्विड का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है एट बॉइलिंग पॉइंट। आगे आपके पास है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटरेक्शन। इंक्रीजिंग तो सबसे वीक लंडन फोर्सेस, उससे ज्यादा डाइपोल डाइपोल, और सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये नॉन पोलर के दरमियान होती हैं। ये वाली ये पोलर्स के दरमियान होती हैं, और ये हाइड्रोजन वर्सेस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैविंग लॉन पेयर, उनके दरमियान होती है। तो ये बेटा सबसे स्ट्रॉन्ग, ये उससे वीक, ये सबसे वीक। डायमंड क्यों बैड कंडक्टर है? बैड कंडक्टर की एक ही रीजन है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट, तो इन ये सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरे नंबर पे डाइपोल डाइपोल फोर्स, तीसरे नंबर पे डी बाई फोर्स, और चौथे नंबर पे लंडन फोर्स, जो नॉन पोलर के दरमियान होंगी, जो सबसे वीक हो। अच्छा आगे था, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एलोट्रॉपी, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, और ये आयनिक यहाँ पे लिखा हुआ था। आयनिक कंपाउंड शो विच ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज। तो बेटा आयनिक कंपाउंड में आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म होगी, एलोट्रॉपी नहीं होगी। क्यों नहीं एलोट्रॉपी होगी? सर एलोट्रॉपी बेटा। एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। शाबाश, आयनिक कंपाउंड एलिमेंट्स में नहीं होता, आयनिक कंपाउंड जो है बेटा आयंस के दरमियान होता है, तो वो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी। एलोट्रॉपी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म को इंक्लूड करेंगे। ये भी एक्सरसाइज था। द मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इन ड्राई आइस फॉर्म मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो बेटा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस सिर्फ किसमें होंगी? जो प्योरली नॉन पोलर हो। तो प्योरली नॉन पोलर लिक्विफाई आर्गन, लिक्विड नोबल गैसेस, यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी लिक्विफाइड नोबल गैस, वो हीलियम हो जाए, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडा, इन सब में आपके पास लंडन फोर्सेस ही होंगे। When water freezes 0 degree Celsius, its density decrease due to empty spaces, 9% empty spaces आ जाती थी। अच्छा जी, एक्सप्लेन कोवलेंट, इनमें से बता दें कि कौन सा कोवलेंट सॉलिड है। तो डायमंड, डायमंड बेटा कोवलेंट सॉलिड, इसमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं सारे, कोवलेंट सॉलिड की एग्जांपल है। ग्लास अमोर्फस है, आयोडीन मॉलिक्यूलर सॉलिड है, और एंड सोडियम क्लोराइड आयनिक सॉलिड है, ये भी याद रखें। अच्छा बेटा यहाँ पे ये थोड़ा सा स्टेटमेंट में मिस्टेक थी, तो ये मैंने ऑल किया हुआ है। अवे दैट, अगर यहाँ पे होता थर्ड लेयर, यहाँ पे अगर लिख देता THIRD, थर्ड लेयर डायरेक्टली लाई अबव द एटम ऑफ द फर्स्ट लेयर, तो ये कौन सी पैकिंग होनी थी? हेक्सागोनल, क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक। जी बेटा बोलिया दे करो, अल्फा ऑप्शन होनी थी। जब थर्ड लेयर पैरेलल टू द फर्स्ट वन तो वो हेक्सागोनल AB पैकिंग, और अगर फोर्थ लेयर पैरेलल टू दी फर्स्ट लेयर आ जाए तो वो आपके पास क्यूबिक पैकिंग होती है। अच्छा जी, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर आपके पास सोलेबल इनटू ईच अदर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपकी बुक में बनी भी हुई है। ये एसीटोन है, ये क्लोरोफॉर्म, ये ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। The existence of aquatic life in northern areas under the surface of water ice due to hydrogen bonding, जिसकी इसी वजह से ice floats on water, तो वो स्पेसीज आ जाती थी लेस डेंस।
ओके आइस ऊपर आ जाती है। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड HF का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा, तो HF का सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पे बेटा 69 पे बॉयल करता है, एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है 323 टॉर। सिंपल। एवेपोरेशन कौन सा प्रोसेस है जी, कूलिंग प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं, ये स्पॉन्टेनियस होता है, हीटिंग नहीं, ये कूलिंग प्रोसेस है, और इसमें कोई रिडॉक्स प्रोसेस कुछ भी नहीं हो रहा, तो एक फिजिकल प्रोसेस है। अच्छा, उसके बाद लेटेस्ट एनर्जी इज मैक्सिमम फोर। तो बेटा इसमें मैंने आपको कहा था ये किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पे, सॉरी साइज पे। तो अगर आप देखें सोडियम फ्लोराइड, पोटाशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, कैल्शियम, ठीक है ना, ये फर्स्ट ए, ये सेकंड ए, टॉप टू बॉटम मजे का। तो अगर आप देखें बेटा आपके पास लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं तो साइज छोटा होता है, इसका मतलब है इसका साइज ज्यादा छोटा होगा। लेफ्ट टू राइट लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी मैक्सिमम, साइज भी छोटा आपके पास, चार्ज भी मैक्सिमम +2, ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन MgF2 है। NH3 शो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ फिफ्थ ए, तो क्या रीजन थी, इनहेंस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजन, जिसकी बेस में इसमें कौन सी बॉन्डिंग आ जाती थी, हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता था, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन इन डायमंड, तो डायमंड में बेटा एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन से अटैच होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। नेसेसरी कंडीशन फॉर द बॉइलिंग पॉइंट, तो वो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, कि जब एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाए वेपर्स के। ये डेफिनेशन भी आप करते हैं। In order to mention the boiling point 1 degree Celsius, external pressure should be वो greater than 760 टॉर होना चाहिए, वो 760 to 1200 टॉर, क्योंकि बेटा 100 डिग्री सेल्सियस 760 के राउंड होता है, तो अगर उसे बढ़ाते तो वो भी बढ़ जाएगा। टोटल क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स, क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट वो 6 हैं, A B C अल्फा बीटा गैमा, ये 6 एलिमेंट्स क्रिस्टलोग्राफिक। यूनिट डायमेंशंस भी बोलते हैं इनको। वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन, तो वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन, तो ये बेटा ये साइज वाली, जिससे हम इंटरेक्शंस को भी डिपेंड करेंगे, ना अमाउंट पे डिपेंड करता है, ना सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ना वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, साइज, क्योंकि साइज से हमें इंटरेक्शन मिलती है। इंटरेक्शन से मुराद है फोर्सेस, फोर्सेस के रिलेटिव जो है वो आपके पास वेपर प्रेशर डिफरेंट है। तो बेटा ये आज के रिलेटिव पेपर था, कोई MCQ रिपीट करवाना चाहते हैं तो वो पूछ लें, शाबाश। सर जी 23 वाला। 23 वाला, अच्छा जी बेटा 23 वाले को मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 23 वाले में ग्राफ उसने पूछा हुआ है, और एक्स एक्सिस पे बेटा डिग्री सेल्सियस में ले रहा है, और वाई एक्सिस पे वॉल्यूम है V। अब बेटा अगर तो केल्विन में ले, ठीक है बेटा 44 एंड 45 भी कर देते, अगर तो केल्विन में लेता तो फिर इन दोनों में ये T है, V और T में डायरेक्ट रिलेशन है, लाइन तो स्ट्रेट लाइन ही आनी थी। अगर ये केल्विन में लेता तो मैं इसको ओरिजिन में से पास करवा देता, लेकिन क्योंकि डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस तो वॉल्यूम 0 नहीं होता, लीनियर तो होगी लेकिन वो कुछ इस तरह से होगा ग्राफ, ताकि वो कहीं पीछे जाके, यहाँ पे अगर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो कहीं पीछे यहाँ पे जाके -273 डिग्री सेल्सियस होगा, जहाँ पे वॉल्यूम 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम 0 होना चाहिए, इस पॉइंट पे जाते होगा, तो ये वाला ग्राफ ठीक होगा। अगर मैं ग्राफ को ऐसे बता दूंगा तो ये तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे 0 होगा वॉल्यूम, तो क्या ट्रू होता है 0 में आइस का वॉल्यूम 0 हो जाता है क्या, नहीं कभी भी नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला ठीक ग्राफ। क्लियर हो रहा है पॉइंट बेटा? यस सर। प्रॉब्लम, अच्छा जी। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म बेटा ये आपकी बुक में है, जब आप ये एग्जाम्पल लिखी हुई है, एसीटोन का क्या फार्मूला होता है, कार्बोनाइल के दोनों तरफ
CH3 ये कार्बोनाइल और क्लोरोफॉर्म ये फार्मूला जी। अब होता क्या है यहाँ पे तो पार्शियल पॉजिटिव पर, अब ये जो 3 हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स हैं ये छीनते हैं कार्बन से, और कार्बन किससे छीनता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, तो पार्शियल पॉजिटिव होने की वजह से इसमें कौन सी चीज आ जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपके पास 44 45 भी देख लेते हैं, तो वो भी यही है बेटा कि आपके पास वो कह रहा है कि नॉर्दर्न एरियाज में जो एक्वेटिक लाइफ है वो किस तरह से जो है वो जिंदा रहती है। वो इसी वजह से जिंदा रहती है कि ऊपर आपके पास आइस की लेयर होती है, नीचे पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उधर इजीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ताकि बाहर जो टेम्परेचर -30 -20 -50 भी होता है, लेकिन दरमियान में आइस की इंसुलेशन की लेयर आती है। तो वो क्यों आती है? क्योंकि जब आइस में चेंज होता है तो बेटा उसमें ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एम्प्टी स्पेसीज आ जाती है। क्लियर है बेटा? 29 वाला। अच्छा जी 29 वाला, चले मैं उसको न्यूमेरिकल, मैं वैसे जुबानी बताया था। उसने कहा था कि बेटा अ गैस वाज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी कि अगर शुरू में V1 V है तो V2 क्या हो गया? V/2 हाफ हो गया, और उसका T2 उसने खुद बता दिया 303 केल्विन, हाफ हुआ है 303। तो वो कहता है V2 बताओ क्या होगा, तो आपके पास सॉरी T2 बताओ क्या होगा? T1 ओरिजिनल वाली, ठीक है। टेम्परेचर मैं गलत बोल गया हूँ, मैं दोबारा बोल देता हूँ बेटा। वो कहता है आपने गैस को कंप्रेस किया, उसका वॉल्यूम हाफ हो गया और टेम्परेचर ये आया नया टेम्परेचर, तो आप पहले वाला टेम्परेचर बताओ। तो आपने T1, तो फार्मूला होता है V1/T1 इक्वल टू V2/T2। अब T1 निकालना है बेटा, तो वो क्या होगा जी? आपके भाई ये इधर चला जाएगा V1 T2/V2। अब इसको कर लें V1 V T2 303 V2 V/2, तो V से कट गया 2/2, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 303 मल्टीप्लाई बाई 2 606 केल्विन, ये आपके पास आ जाएगा। जी बेटा ठीक है, तो ओके कर दें, अदरवाइज फिर मैं बहुत और पूछनी है तो बता दूं। जी अच्छा, एक अतिया रहमान है इधर? अच्छा बेटा, एक आपने मुझे मैसेज किया था तो मैंने कहा था वो दोनों बातें ठीक है। एक चीज मैं पहले आपसे, वो चीज मैंने 2 बातें कही थी, अगर आपने पढ़ा हो वाटर, इन वाटर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, ये भी बात ठीक है। इन वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी बात ठीक है। अब इस बात को कैसे, ये दोनों बातें किस तरह से ठीक है? ये देखिए बेटा, अगर मैं वाटर को बनाता हूँ HOH, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना दी, ये दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया, ये तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया, ये चौथा हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात की जाए तो वाटर, इस वाटर मॉलिक्यूल को अगर मैं कंसीडर करूं, इसके गिर्द 4 हाइड्रोजन बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं। और सर फिर वो पहले वाली बॉन्ड, ये हम शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ते रहे हैं, देयर इज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। अब देखिए बेटा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये 50% इसका है, 50% इसका है। 50% इस वाटर मॉलिक्यूल का, 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 50%। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल क्या लेंगे पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, लेकिन सराउंड कितने में हो रहा है? वो 4 में ही हो रहा है। ये इसी तरह से तो ऐसे समझ लें बेटा। सैंड का क्या फार्मूला है? सैंड का SiO2 लिखते हो, सिंपल इंपेरिकल फार्मूला। लेकिन जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते थे तो हर सिलिकॉन के गिर्द
कितने ऑक्सीजन के एटम ड्रा होते हैं? अगर आपको याद हो तो हर एक के गिर्द 4 ड्रा होते हैं इस तरह से। तो मैं इसे SiO4 क्यों नहीं लिखता था, क्योंकि ये ऑक्सीजन 2 में डिस्ट्रीब्यूट है। आप कहते थे 50% इधर है 50% इधर है, इसी तरह से हर एक का 50-50, तो वो 200%, इसलिए रेशो जब निकालेंगे तो वो 1:2 आएगी। तो इसी तरह से जब रेशो निकालेंगे तो पर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने आएंगे? वो 2 बॉन्ड ही आएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पानी के गिर्द कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स ने सराउंड किया, तो वो 4 ही आंसर आए। क्लियर हो रहा है बेटा, तो नहीं पता चल रहा? हाँ, कोवलेंट बॉन्ड 2 ही होंगे, क्योंकि उसका अगर आप देखें ना, कोवलेंट बॉन्ड तो 2 ही हैं, उनका दूसरों के साथ कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, तो 100% ये 100% ये, पर मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्ड भी 2 ही होंगे। ठीक है, और ठीक है बेटा, फिर भी कोई कंफ्यूजन हुई तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं फिर इंडिविजुअली आपको गाइड कर। तो आज के लिए बेटा यही टेस्ट है, कोई मसला हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, वैसे मैं ये आपको या वो सेंड भी कर देता हूँ। ये नमाज पढ़ें, अल्लाह हाफिज़।